नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार और लोकतंत्र की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रकार। देखिए, जो संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र है और जो अन्य सभी लोकतंत्र है, उन सभी को मिलाकर के अगर मुख्य रूप से लोकतंत्र के प्रकार निकालने हो तो लोकतंत्र को दो प्रकार में हम बांट सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, और प्योर डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जो दूसरा प्रकार है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। लोकतंत्र के दो प्रकार कौन कौन से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम मतलब समझते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो देखिए, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, देखिए शब्द से पता चलता है कि प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। देखो, मैं आपको साधारण सा सिंपल सा उदाहरण देके समझाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। मान लीजिए एक कक्षा है, 40-50 बच्चों की एक क्लास है, जो स्कूल की क्लास होती है वही। इस स्कूल में 40 या 50 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में। अभी उस क्लास का अगर मॉनिटर, सबसे पहली बात है क्लास का मॉनिटर चयन करना है, तो क्या करेंगे? 40-50 बच्चे मिलके एक व्यक्ति को सर्वसम्मति से, मतलब सामान्य सहमति से या मतदान की सहायता से एक मॉनिटर चयन कर लेंगे। कोई भी एक मॉनिटर चयन कर लेंगे। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति, जो एक ए नाम का विद्यार्थी है, वो मॉनिटर बन गया, ठीक है। तो पहले तो प्रत्यक्ष रूप से एक मॉनिटर सिलेक्ट किया। इसके बाद अगर उस क्लास में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेना है, कोई भी निर्णय लेना है, कोई नया फंक्शन करना है क्लास के लिए, या कुछ भी करना है, तो क्या करेंगे? सब मिलके, आपस में मिलके सब निर्णय लेंगे। सब कोई भी निर्णय सामने रखेंगे, उस पर सीधा वोट होगा कि हाँ, ये इस निर्णय के लिए हम सहमत है, इसके लिए सहमत नहीं है, इस ढंग से वोट होगा। ये तो एक नॉर्मल से एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक सामान्य सा गांव है, उस गांव की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, 1000 ही है। कितनी पॉपुलेशन है? 1000, ज्यादा नहीं है। उस 1000 में 800 लोग ऐसे हैं जो बड़े हैं, मतलब ऐसे हैं जो बच्चे नहीं है, एक आयु हो चुकी है, मतलब 18-20 साल से ऊपर के ही लोग हैं। तो उस गांव का सबसे पहले एक मुखिया चयन करेंगे। तो सब लोग प्रत्यक्ष ढंग से जाके वोट देंगे और एक मुखिया चयन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मुखिया बन गया। अभी उस गांव में कोई भी नया कानून बनाना है, कोई भी नया काम करना है, कोई भी नया नियम लागू करना है, कुछ भी करना है, तो क्या होगा कि वो 1000 लोग, वो जो 800 लोग है या जो है, वो एक जगह मिलेंगे। उनके सामने ये मुखिया जो है एक नया नियम, कानून, कुछ भी प्रस्ताव पेश करेगा, और ये सब जो 800 लोग हैं, ये सब मिलकर इसको वोट देंगे। किसको? उस प्रस्ताव को। ज्यादा वोट मिलेंगे तो सीधी सी बात है, प्रस्ताव पास हो जाएगा और गांव में लागू हो जाएगा। कम वोट मिलेंगे तो प्रस्ताव लागू नहीं होगा। तो ये तो हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप ये उदाहरण समझ गए। वैसे ही जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको हम समझते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। मान लीजिए एक ऐसा बहुत छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है ना, जैसे कि पहले होते थे, जो भारत आजाद नहीं हुआ था उसके बहुत सालों पहले, अभी आज के जमाने के जो जिले हैं वो उस जमाने के देश हुआ करते थे। इस टाइप से, मतलब रियासतें हुआ करती थी। तो अगर
उस टाइप से अगर देश हो जाए जिसकी जनसंख्या 1000 2000 इतनी हो, ज्यादा नहीं, 2-3 हजार तक हो, 5,000 तक हो, तो भी चलो एक बार के लिए मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इतनी जनसंख्या हो तो एक छोटा सा देश है, उस देश में सबसे पहले एक राजा चयन करेंगे, सभी लोग मिलके एक राजा चयन करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से सीधा जाके वोट देंगे उस राजा को, ठीक है। कोई भी कानून बनाना होगा, एक जगह फिक्स करेंगे कि हाँ यहाँ पे हम सब बैठ के कानून बनाएंगे, वो जगह फिक्स करेंगे, यहाँ पे आकर वो कुछ कानून का प्रस्ताव रखेंगे और सभी लोग आके इसको उस कानून के प्रस्ताव को वोट देंगे कि कोई इस कानून से सहमत है कि कोई नहीं है, वो सब आके यहाँ पे वोट देंगे। अगर वोट ज्यादा मिलते तो वो कानून बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मैंने 2-3 उदाहरण दिए, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। एक हनर्सा नाम के व्यक्ति हो गए, उन्होंने अपना एक विचार प्रकट किया लोकतंत्र के बारे में, एक कथन दिया उन्होंने। क्या कहा कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता बिना किसी कार्यवाहकों या बिना किसी प्रतिनिधियों के जो प्रभुसत्ता है उसका उपयोग करती है। कौन? जनता। जनता क्या करती है? बिना किसी प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का उपयोग करती है। प्रभुसत्ता मतलब अंतिम शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति जो होती है उसका क्या करती है जनता? उपयोग करती है, बिना किसी बीच में कोई प्रतिनिधि है नहीं, सीधा प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग करती है। कोई भी कानून बनाना है जनता बनाएगी, कोई भी नया अधिकारी नियुक्त करना है जनता करेगी, किसी को भी पद से हटाना है जनता हटाएगी, कोई भी नया नियम बनाना है जनता बनाएगी, कुछ भी करना है जनता करेगी। और जो ये हनर्सा ने कथन दिया, ये इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर एकदम सटीक बैठता है, एकदम सही रूप से लागू होता है इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। इसके बाद देखिए, आजकल तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में बहुत ही, मतलब कहीं देखने को ही नहीं मिलता, कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज से करीबन बहुत, जो ईसा पूर्व हुई उससे पहले यूनान जो देश थे, जो यूनान की जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलते थे, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे शहर होते थे जिनकी जनसंख्या 1000-2000 इतनी ही होती थी, तो वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत ही अच्छे ढंग से काम करते थे। किंतु आज तो एक एक देश इतने बड़े बड़े हो गए हैं। भारत की जनसंख्या की बात करें तो 135 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करेगा? जी नहीं काम करेगा। लेकिन विश्व में एक ऐसा देश है जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के 3 प्रांत ऐसे हैं जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है, ठीक है। और मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपको अंतिम में सबसे छोटा उदाहरण दूं तो वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है अपने भारत देश में, ग्राम सभा जो गांवों की जो ग्राम सभा है, उसमें जो ग्राम सभा है वो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत का क्या करती है? मतदान करती है, प्रत्यक्ष रूप से जाके अपना ग्राम पंचायत का सरपंच नियुक्त करती है। कौन करती है? ग्राम सभा। तो भाई बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन तो होगा कि हमने ग्राम पंचायत का नाम तो सुना हुआ है, ये ग्राम सभा क्या है? तो देखिए, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मान लीजिए गांव है, उस गांव की जनसंख्या करीबन 5000 है। कितनी जनसंख्या है? 5000 जनसंख्या उस गांव की, ठीक है। अभी उस गांव में 1 साल से लेके या छोटी से छोटी उम्र के लेके बुजुर्ग तक रहते होंगे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब रहते होंगे। 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 50-60 सभी प्रकार के लोग तो उस गांव में रहते ही होंगे ना, है कि नहीं? लेकिन क्या सबके पास मतदान करने का अधिकार है? जी नहीं है। मतदान का अधिकार तो 18 साल के बाद ही मिलता है। वोटिंग करने का जो अधिकार है वो तो 18 साल के बाद ही मिलेगा ना। तो मान लेते हैं कि 5000 में से 2000 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है। कितनी? 5000 में से 2000 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है
और 3000 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जिनके पास वोट करने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है। इतने कितने लोग हैं? 3000 लोग हैं। तो जो 3000 लोग हैं जिनके पास मतदान करने का अधिकार है, उन 3000 लोगों को मिलकर बनती है ग्राम सभा। क्या उन 3000 लोगों को मिलकर बनेगी ग्राम सभा? जिनके पास मतदान करने का अधिकार है उन सभी व्यक्तियों को मिला करके ग्राम सभा बनती है, और यही ग्राम सभा ग्राम पंचायत का मतदान करती है, सरपंच बनाती है, उप सरपंच, वार्ड पंच, बहुत सारे मतदान करके नियुक्त करती है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और मुझे आशा है कि आपने एकदम बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। अभी हम समझते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। देखिए भाई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पे कामयाब होगा, कहां पे सफल होगा? जहां की जनसंख्या बहुत कम है, 1000 में है, मतलब लाखों में भी नहीं, 1000 में, 1000, 2000, 5, ज्यादा 10,000 ले लो, इससे ज्यादा क्या जनसंख्या होगी? 10,000 से अधिक जनसंख्या होगी तो सब लोग बैठेंगे कहां पे, कैसे कानून बनाएंगे, है कि नहीं है? तो जहां पे ज्यादा जनसंख्या है, अभी भारत में तो 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा जनसंख्या है भारत में, तो क्या यहाँ पे 135 करोड़ लोग बैठ के कोई कानून बना सकते हैं? आप सोच के देखिए, एक मतलब सोच के देखिए कैसा होता है आपको। तो ये संभव नहीं है। और आजकल हर देश की जनसंख्या लाखों में है कि नहीं? ऐसा कोई देश नहीं जिसकी जनसंख्या हजारों में हो, लगभग हर किसी देश की जनसंख्या लाखों करोड़ों में है। तो सभी देशों में आज के समय जो लोकतंत्र चलता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के समय के लिए एकदम सफल काम कर रहा है। अब ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है भाई? देखिए, बहुत सारी जब जनसंख्या होती है ना, तो बहुत सारी जनसंख्या को भागों में बांट दिया जाता है, अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, मतलब क्षेत्रों के हिसाब से बांट दिया जाता है। इस क्षेत्र की जनसंख्या इतनी, इस क्षेत्र की जनसंख्या इतनी, मतलब क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात को बांट दिया जाता है, और उस क्षेत्र की जनसंख्या अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करती है। ऐसे से हर क्षेत्र की जनसंख्या जो है अपना अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है। वो सब प्रतिनिधि मिलके जनता क्या करती है? देखिए, बहुत सारी जब जनता होती है तो जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है। प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि नियुक्त करती है, और जब प्रतिनिधि बहुत सारे होते हैं, 500, 1000 तक, अपने भारत में 552 प्रतिनिधि है देश की संसद में, तो वो प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं? जनता के लिए, जनता ने क्या बनाए? प्रतिनिधि, वोट देके क्या बनाया? प्रतिनिधि बनाए। अभी सभी प्रतिनिधि मिलकर क्या करेंगे? जनता के लिए कानून बनाएंगे, जनता के लिए नियम बनाएंगे, देश हित में काम करेंगे। कौन? ये सब प्रतिनिधि। अभी देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है जिसमें जो शक्ति है, जो प्रभुसत्ता है, उसका प्रयोग जनता नहीं करती, उसका उपयोग जनता नहीं करती, अपितु उनके जो प्रतिनिधि है वो करते हैं। और किसके लिए करते हैं? जनता के लिए ही करते हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति हुए जे.एस. मिल करके, एक व्यक्ति हुए, एक विचारक हुए। इन्होंने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र की बहुत अच्छी परिभाषा कह लीजिए वो दी। जे.एस. मिल के अनुसार प्रतिनिधि लोकतंत्र या ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता की प्रभुसत्ता का उपयोग उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, और उन प्रतिनिधियों को जनता समय समय पर चुनती रहती है। जे.एस. मिल ने क्या कहा कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो जनता की प्रभुसत्ता है, जनता की जो प्रभुसत्ता है, जो शक्ति है, जनता की शक्ति है, उसका उपयोग कौन करता है? उनके द्वारा समय समय पर चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। कौन करते हैं? प्रतिनिधि। तो ये तो किसने दी? जे.एस. मिल ने उनकी परिभाषा दी अप्रत्यक्ष की। और भी बहुत सारे विचारक हो गए, बहुत सारे समाजसेवी हो गए, बहुत सारे फिलोसफर हो गए, उन्होंने भी अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी है। उन सबको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले विचारक है लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन की शक्ति,
कानूनी तौर पर किसी वर्ग या वर्गों में नहीं, अपितु समाज के विभिन्न सदस्यों में होती है। ये किसने कहा? लॉर्ड बॉयस ने कहा। क्या कहा? कि जो शासन की शक्ति है वो कानूनी तौर पर, शासन की शक्ति कानूनी तौर पर विशिष्ट वर्गों के पास नहीं होती, उस समाज के लोगों के जो सदस्य होते हैं उनके पास होती है, अर्थात जो प्रतिनिधि होते हैं उनके पास होती है। ये तो किसने कहा? लॉर्ड बॉयस ने कहा। इसके बाद हुए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, अब्राहम लिंकन। उन्होंने क्या कहा? कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से बनाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। क्या? लोगों के लिए, लोगों द्वारा से बनाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। मतलब लोगों ने अपने खुद के लिए लोगों को चयन करके लोगों के द्वारा मतलब कानून बनाया है, उससे क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहते हैं। लोगों ने अपने खुद के लिए कोई कानून बनाते, वो क्या है? लोकतंत्र हो गया। ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन ने कहा। उसके बाद एक और विचारक हुए, उनका नाम था डायसी। डायसी ने क्या कहा? कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसकी अधिकांश जनसंख्या शासक होती है। क्या? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसकी अधिकांश संख्या शासक होती है। अधिकांश लोग मिलकर क्या करते हैं? शासन करते हैं। भाई अधिकांश यहाँ पे शब्द क्यों जोड़ा? अधिकांश शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि बच्चे तो, उनके पास तो मतदान देने का अधिकार होता नहीं, तो जिनके पास मतदान का अधिकार है वो अधिकांश लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं। इसके बाद एक और विचारक हुए, उनका नाम था सीले। सीले ने क्या कहा? कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति का भाग होता है। मतलब कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें समाज के हर व्यक्ति का भाग होगा, समाज का हर व्यक्ति एक शासक होगा। ये किसने कहा? सीले ने कहा। अभी देखिए, हमने इतने सारे विचारकों की क्या कर ली? अलग अलग उनके विचार पढ़ लिए। अभी देखो इसका अर्थ क्या निकलता है? कि लोकतंत्र की अपनी कुछ विशेषताएं भी होगी, लोकतंत्र की अपनी कुछ विशेषताएं भी होगी। वो विशेषताएं कौन कौन सी है वो हम पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताएं। देखिए, लोकतंत्र का मतलब तुमने समझ ही लिया है। ये विशेषताएं क्या होता है? विशेषता क्या होता है? लोकतंत्र की विशेषता देख रहे हैं, तो विशेषता का मतलब क्या होता है? देखिए, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर किसी का विशेषताएं तो होती है, हर किसी की विशेषताएं होती है कि नहीं? विशेषताएं मतलब इंग्लिश में विशेषता को फीचर्स कहते हैं। जैसे कि आपने नया मोबाइल ले लिया, तो आप नए मोबाइल लेने से पहले उसमें कुछ विशेषताएं तो देखेंगे ना, कि हाँ इसमें 2 GB रैम है, इतनी रोम है, इतनी इंटरनल मेमोरी है, वो सब आप विशेषता तो देखेंगे। कैमरा क्वालिटी कैसी है, डिस्प्ले कैसा है, आप सब वो सब तो देखेंगे ही। तो वो सब देखे, वो क्या हो गया? फीचर्स हो गया, उसकी विशेषताएं होगी। तो आपको विशेषता समझ में आया? कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की भी विशेषता हो सकती है। जैसे कि भाई कोई व्यक्ति है, अब ये तो लंबी कड़काथी वाला है, तो इसकी विशेषता लंबा, ये क्या इसकी विशेषता हो गई। कोई व्यक्ति दिखने में भाई प्रभावशाली है, उसका प्रभाव अच्छा है, तो बोल सकते हैं कि प्रभावशील व्यक्ति है, तो ये क्या उसकी एक विशेषता हो गई। तो आपको इस विशेषता का मतलब समझ में आया? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला फीचर क्या है डेमोक्रेसी का? सबसे पहला फीचर्स है जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। मतलब लोकतंत्र में किसका शासन होता है? जनता का ही शासन तो होता है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसका शासक कौन होता है? जनता होती है। ठीक है, जनता मतलब क्या? क्या जनता का मतलब क्या होता है? जनता का मतलब होता है जन समूह। क्या होता है? जन समूह। राज्य में जितने भी लोग हैं उनका समूह, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, जन समूह प्रत्येक व्यक्ति, वो क्या? हर व्यक्ति जनता है। जनता का मतलब सुना है, हर व्यक्ति क्या है? जनता है। उन सभी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई रंग भेद नहीं है, जाति का भेद नहीं है,
धर्म का भेद नहीं, नस्ल का भेद नहीं, लिंग का भेद नहीं है, वो सब क्या हो गई, जनता। जनसमूह ही होता है जनता, लोगों का समूह जनता हो गया भाई। तो ये जन समूह मिलकर क्या करता है, शासन करता है। तो आपको जनता का शासन, ये पॉइंट समझ में आया। तो अभी हम लेते हैं अगला पॉइंट। अगली इसकी विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन मतलब क्या, मतलब सब जनता मिलके, सब लोग मिलके, जनसमूह मिलके, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, जनता मिलके उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किसका निर्माण करती है, शासन का निर्माण करती है। जनता इनके प्रतिनिधि को वोट देती है हर चुनाव में, जब चुनाव का समय आता है तो वहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देती है और शासन बनाती है, उनको शासन करने के लिए आगे भेजती है। तो जनता क्या करती है, शासन का निर्माण करती है, जनता द्वारा निर्मित शासन। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अगली विशेषता देखते हैं हम, लोकतंत्र शासन। लोकतंत्र शासन एक साधन है, एक साधन है, साध्य नहीं। भाई इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस विशेषता का क्या अर्थ हो गया, लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। साधन, लोकतंत्र का एक साधन तो है अपितु साध्य नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, साधन और साध्य में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए सीधी सी बात, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। साध्य का अगर मैं सीधा सा एक अर्थ बताऊं, एक मतलब समानार्थी शब्द बताओ तो वो है लक्ष्य। साध्य को आप लक्ष्य बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोकतंत्र शासन एक साध्य है, लक्ष्य नहीं। मतलब समझते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा, एक लड़का है, ए नाम का एक लड़का है, उसको स्कूल जाना है, इसकी स्कूल यहां पे है, मतलब उसको स्कूल पहुंचना है। ए नाम के लड़के को कहां पे जाना है, स्कूल जाना है। तो इस ए नाम के लड़के का स्कूल जाना तो हो गया साध्य। इसको कहां तक जाना है, स्कूल तक जाना है। स्कूल तक जाने का क्या इसका मतलब हो गया, ये हो गया साध्य। लेकिन वो स्कूल कैसे जाएगा, अगर स्कूल दूर है, मान लीजिए स्कूल करीबन 10-12 किलोमीटर दूर है, तो स्कूल किससे जाएगा, सीधी सी बात से बस से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, किसी से भी जाएगा। किससे जाएगा, बस से जाएगा, हम बस मान लेते हैं। तो ए नाम का लड़का स्कूल जाना चाहता है, उसको जाना है स्कूल। तो स्कूल जाना उस ए नाम के लड़के का क्या हो गया, साध्य हो गया। लेकिन स्कूल दूर है तो उसको तो किससे जाएगा, बस से जाएगा। बस से कहा जाएगा, सीधा स्कूल जाएगा। तो जो बस से जाएगा वो हो गया साधन। मतलब कि ए नाम के लड़के का साध्य क्या है, स्कूल है, और स्कूल पहुंचने का साधन क्या है, बस है। ठीक है, साध्य और साधन समझ आ गया, फर्क समझ में आ गया। साधन मतलब, साध्य मतलब जहां तक जाना है, जहां तक पहुंचना है, ये हो गया साध्य। साधन का मतलब हो गया जहां तक जाना है, जाने के लिए जो साधन है, वो जाने का रास्ता जो है वो साधन हो गया, और जहां तक जाना है वो साध्य हो गया। मतलब समझ में आ गया। तो लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। मान लीजिए लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र क्या है, एक साधन है। लोकतंत्र क्या है, साधन है, अपितु साध्य नहीं है। मतलब कि इस लोकतंत्र, इस साधन की सहायता से, लोकतंत्र का जो साधन है, इसकी सहायता से हम कौन से साध्य तक पहुंच सकते हैं, ये साध्य है। मान लीजिए ये लोकतंत्र है, मतलब साधन हो गया, ये साध्य है। ठीक है, तो वो साध्य कहां तक है, मतलब लोकतंत्र इस साधन की सहायता से कौन से साध्य तक पहुंचना है। तो पहला साध्य ये है कि सभी लोगों की स्वतंत्रता, सभी की स्वतंत्रता
और सभी के गौरव की रक्षा। पहली साध्यता क्या है? सभी की स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सभी के गौरव की रक्षा, मतलब सभी व्यक्तियों का एक गौरव होता है ना, सभी का आत्मसम्मान होता है, उनकी रक्षा करना। पहली तो ये साध्य हो गया। सार्वजनिक हित की वृद्धि, सार्वजनिक हित की वृद्धि। पहला साध्य तो ये हो गया, मतलब देखिए लोकतंत्र एक साधन है, इसकी सहायता से हमें साध्य तक पहुंचना है। साध्य क्या है? मतलब कौन से साध्य तक पहुंचना है? लोकतंत्र साधन का उपयोग करके हमें कौन से साध्य तक पहुंचना है? तो पहला तो ये कि सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, उनके गौरव का सम्मान करना है, और सार्वजनिक हित मतलब जो राज्य है, जो समाज है, जो लोगों के हित में हो, उनकी वृद्धि करनी, मतलब अधिक से अधिक विकास करना है, ये सब कुछ करना है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अभी अगला पॉइंट कौन सा है? अगला है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। मतलब क्या हुआ इसका कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन? देखो, उत्तरदायी होना मतलब उन किसी के प्रति उत्तरदायी होना, मतलब कि हम उनकी बातों का सम्मान करें, उनके विचारों का सम्मान करें, हम जो भी काम करें उस काम को हम ये सोच के करें कि ये हमारा काम वो व्यक्ति देखेगा, या तो ये क्या हो गया? एक उत्तरदायित्व हो गया। ठीक है, तो उत्तरदायी का मतलब, शब्द का मतलब समझ में आया? अभी जनता के प्रति उत्तरदायी शासन मतलब लोकतंत्र कैसा शासन है? जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। देखो लोकतंत्र जो है, जो लोकतंत्र है, ये लोक प्रभुसत्व को, लोक प्रभुसत्व के विचार को अपनाता है। मतलब कि लोगों की प्रभुसत्ता, लोगों की शक्ति, लोकतंत्र लोक प्रभुसत्व के विचार को अपनाता है, उसको स्वीकारता है। तो सरकार जो भी काम करेगी वो ये ध्यान रख के करेगी कि मेरा काम जनता देखेगी, मेरे जो बनाए हुए नियम है, जो कानून, उस पर जनता चलेगी। इसीलिए ऐसा काम करो कि वो काम जनता के हित में हो, वो नियम जनता के हित में हो, वो कानून जनता के हित में हो। अगर सरकार जनता के किसी भी स्वतंत्रता को छीनती है, उनकी समानता नहीं रख पाती, तो जनता के पास ये शक्ति है कि वो सरकार को बदल सकती है। तो ये क्या हो गया? इसीलिए सरकार जो है वो क्या होगी? जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। शासन कैसा होना चाहिए? जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होना चाहिए। इतना समझ में आया? इसके बाद एक अगला पॉइंट है, और जो अंतिम पॉइंट भी है, इसकी अंतिम विशेषता है, वो ये है कि जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र शासन है, ये एक विकासशील शासन है। कैसा है? विकासशील। लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र कैसा शासन है? एक विकासशील शासन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोकतंत्र आया तो पहले कौन सा लोकतंत्र आया था? पहले आया था व्यक्तिगत लोकतंत्र या व्यक्तिवादी लोकतंत्र आया था पहले। जब प्रारंभ में लोकतंत्र आया तो सबसे पहले आया व्यक्तिवादी लोकतंत्र। व्यक्तिवादी लोकतंत्र में क्या था कि भाई व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और संवैधानिक अधिकार राजनीति के स्तर पर व्यक्ति को मिलने चाहिए। ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था। उसके बाद आया उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र मतलब क्या? लोगों के प्रति उदार होना, मतलब कि लोगों के सुख समृद्धि की कामना करना, या ये क्या था? उदारवादी लोकतंत्र था। इसके बाद अभी जो आया वर्तमान में जो है वो कल्याणकारी लोकतंत्र है। कल्याणकारी लोकतंत्र। सबसे पहले देखिए, जब लोकतंत्र प्रारंभ में आया तो व्यक्तिवादी था, उसके बाद इसका रूप बदला, उदारवादी लोकतंत्र हुआ। इसके बाद इसका और थोड़ा विकास हुआ, कल्याणकारी लोकतंत्र हो गया। मतलब कि जहां व्यक्तिवादी लोकतंत्र सिर्फ व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और संवैधानिक अधिकार पर बल देता था,
वहीं पर जो ये कल्याणकारी लोकतंत्र है वो हर व्यक्ति के सामाजिक अधिकार, स्वतंत्रता, आर्थिक समानता पर भी बल देता है। कल्याणकारी लोकतंत्र, तो ये लोकतंत्र का क्या हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ? पहले व्यक्तिवादी था, उसके बाद उदारवादी हो गया, फिर कल्याणकारी। मतलब लोकतंत्र का कैसा हुआ, एक विकास हुआ। लोकतंत्र का विकास होते गया और इसके मूल्यों में वृद्धि होती गई कि पहले हाँ लोकतंत्र इतने मूल्यों को अपनाता था, बहुत ज्यादा मूल्यों को अपनाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो ये हमने पढ़ी लोकतंत्र की विशेषताएं। आपको लोकतंत्र की विशेषताएं समझ में आ गई। अभी हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने लोकतंत्र के प्रकार पढ़े। लोकतंत्र कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी 2 प्रकार है। वो 2 प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, और दूसरा है अध्यक्षीय लोकतंत्र, अध्यक्षीय। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 प्रकार है। इन दोनों में फर्क क्या क्या है, अंतर क्या क्या है? तो देखिए, संसदीय लोकतंत्र मतलब उस देश का जो कानून है, उस देश के कोई भी नए नियम है, वो सब संसद मिलके बनाती है। कौन? संसद मिलके बनाती है। जो शक्ति है वो किसके पास शक्ति होती है? संसद के पास शक्ति होती है। संसद, जैसे कि भारत की भी अपने संसद है ना, लोकसभा, राज्यसभा, भारत की जो सदन है, ठीक है, वो संसद है। अध्यक्ष लोकतंत्र मतलब क्या? कि जो शक्ति है, जो भी कोई भी कानून बनाना है, जो फाइनल डिसीजन है, वो एक अध्यक्ष का होता है। जैसे कि अमेरिका में अध्यक्ष लोकतंत्र है, राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनके पास बहुत शक्ति है। वो चाहे तो कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी कानून को मिटा सकते हैं। लेकिन वहां पे भी संसद का ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ पूरी की पूरी शक्ति अध्यक्ष के पास ही होती है। वहां पे भी संसद है, वहां पे भी जैसे भारत में लोकसभा, राज्यसभा को संसद कहते हैं, अमेरिका में उसको द कांग्रेस हाउस कहते हैं। ठीक है, वहां पे भी द रिप्रेजेंटेटिव हाउस और सीनेट, ये 2 द्विसदन सदन है। वहां पे ये 2 सदन काम करते हैं अमेरिका में भी। लेकिन अध्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण तो अमेरिका ही, जो अमेरिका है वही है, क्योंकि वहां पर अध्यक्षीय लोकतंत्र चलता है। संसदीय लोकतंत्र मतलब सारी शक्ति संसद के पास होती है। संसद ने जो कानून बना दिया वो कानून फुल एंड फाइनल हो गया, किसी की भी कोई इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो इंग्लैंड है। वैसे इंग्लैंड में आज भी राजतंत्र चलता है, वहां पे राजा का शासन है। वहां की जो महारानी, उनका एलिजाबेथ द्वितीय नाम है उनका। तो संसद, इंग्लैंड में भी संसदीय शासन है, वहां पे भी राजतंत्र है, लेकिन उस राजा का कोई महत्व नहीं है। संसद जैसा बोलेगा राजा वैसा करेगा, सिर्फ नाम मात्र के राजा है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का 2 संसदीय होता है और अध्यक्षीय होता है। अध्यक्ष में अध्यक्ष का ज्यादा महत्व होता है और संसदीय में सदन का ज्यादा महत्व होता है। भारत में संसद भी है, अध्यक्ष भी है। अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्ष नाम मात्र के, मतलब अध्यक्ष तो है लेकिन उनके पास जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की शक्ति है। असली शक्ति संसद में निहित है। मतलब सारी शक्ति किसमें के पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो आज का आपको पूरा समझ में आ गया। हमने आज लोकतंत्र के प्रकार पढ़े, लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ी। उम्मीद है, आशा है आपने आज मेरे साथ सीखा होगा, पढ़ा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।